हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शुरू किया था और कुछ एग्जाम्पल देखे थे। मैंने आपसे कहा था कि वो वीडियो लेंथी हो गया था, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको क्लियरली जो है कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करना आ जाए कि उसका हाइब्रिडेशन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है या मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। अब देखिए PtCl4 2-, मैंने आपसे क्या कहा था कि नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो केवल एक चीज़ रट लेते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो आंसर उनका उस हिसाब से आएगा, वीक लिगेंड होगा तो आंसर उनका उस हिसाब से आएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आपको रटना नहीं है स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जो मैंने आपको कल फ्लो चार्ट बताया था, देखिए जिसने वो पिछला वीडियो नहीं देखा वो पिछला वीडियो देख ले, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, तो आपका आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर PtCl4 2- है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। 4 का मतलब या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। बात समझ में आ रही है, sp3 या dsp2। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, मेटल देखेंगे। तो देखिए आपको अगर थोड़ा ध्यान हो, 3D सीरीज में निकिल आता है, उसके बाद पैलेडियम आता है और प्लेटिनम आता है। अब यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं और S में कितने हैं, क्योंकि आपको पता है कि कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है S के D में आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो S के इलेक्ट्रॉन भी D में आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन से मतलब है D और S के मिला के कितने हैं। तो अगर मैं बात करूँ निकिल की या इस ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पर D और S जो है मिला के कितने 10 इलेक्ट्रॉन है। D में 8 होते हैं, S में 2 होते हैं, यहाँ पर आके चेंज हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे, कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालें प्लेटिनम की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, प्लेटिनम की 2+, कितनी आ रही है 2+। तो प्लेटिनम 2+ है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो देखिए अब आप 2 इलेक्ट्रॉन चाहे वो S में होते या D में थे, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब 8 इलेक्ट्रॉन रह गए और वो आपको D में ही भरने हैं। तो ये हो जाएगा आपके D8, ठीक है। 3D है, 4D है, 5D वो आप जानते ही हो, तो आप चाहो तो 5D लिख सकते हो, 5D8, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम शुरू करते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट ये था कि मेटल कौन सा है वो आपको चेक करना था। तो मेटल आपके 5D है, तो हमने कल देखा था कि अगर मेटल 4D या 5D है तो आप पेयरिंग करवा दोगे, अगर पेयरिंग करवाने से फ़ायदा हो रहा है तो, और नहीं तो 3D है तो फिर आप आगे फर्दर चेक करते हैं। अब देखिए आपकी शुरुआत में क्या आ गया, 5D आ गया, तो अब आपको ये चेक करना है कि पेयरिंग करवाने से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अब फ़ायदे से मैंने आपको बताया था, फ़ायदे का मतलब क्या है कि अब क्योंकि ये वाला हाइब्रिडेशन जो है इसमें आपको 1D चाहिए, इसका मतलब पेयरिंग करवाने के बाद अगर आपको 1D खाली मिल रहा है तो आप पेयरिंग करवा दोगे। तो देखिए यहाँ पर आपके D8 कॉन्फ़िगरेशन है, और जब आप पेयरिंग करवा देते हो तो पेयरिंग करवाने के बाद डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, पेयरिंग करवाने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं ऐसे भरे जाएंगे और 1D आपको खाली मिल जाएगा। तो ये 5D हो गया, ये 6S हो गया और ये 6P हो गया। तो ये हो जाएगा आपकी DsP2 हाइब्रिडेशन, ठीक है। ये आपके 4 जो लिगेंड हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, Cl-, Cl-, Cl-। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके PtCl4 है, तो आपके लिगेंड वीक है, उसके बावजूद भी यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp3 ना आके क्या आ रहा है, dsp2 आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि dsp2 हाइब्रिडेशन यहाँ पर आ रहा है। अब बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो पॉइंट्स हैं, dsp2 हाइब्रिडेशन जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्ग समतलीय। क्या कहते हैं, वर्ग समतलीय। इसके अलावा अगर आप अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिए मैं एक एक करके लिख देता हूँ। हाइब्रिडेशन जो आ गया आपके, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक एक करके। हाइब्रिडेशन जो आ गया आपके, क्या आ गया, dsp2। dsp2 हाइब्रिडेशन है तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर, जिसको आप हिंदी में वर्ग समतली कहते हो। इसके बाद आप देखोगे अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिख रहे, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, 0।
अब ये मैंने आपको बताया था कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है तो वो डायामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? डायामैग्नेटिक, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो होता है √n(n+2), फॉर्मूला मैंने आपको कल बताया था, √n(n+2). तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी, क्योंकि n की वैल्यू 0 है। तो ये आपके PtCl4 2- है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए आपको सिस्टमेटिक तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और ये जो मैंने आपको तरीका बताया, इससे आप जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो कंपटीशन में आते हों, चाहे वो थ्योरेटिकल एग्जाम में आते हों, चाहे स्ट्रक्चर पूछे, चाहे हाइब्रिडाइजेशन पूछे, चाहे अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछे, चाहे मैग्नेटिक बिहेवियर पूछे, चाहे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछे, आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतने एग्जाम्पल कर लेते हैं कि हाँ आपको जो है समझ में अच्छे से आ जाए, ताकि आगे कोई एग्जाम्पल अगर आपके सामने आए तो आप खुद आसानी से उसको क्या करें? सॉल्व कर लें। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं NiCO4, निकिल टेट्राकार्बोनिल कॉमनली इसको कहते हैं, या टेट्राकार्बोनिल निकिल भी कहते हैं, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम सबसे पहले पहला पॉइंट वही देखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना है? 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो क्या होगा? sp3 होगा, या क्या होगा? dsp2 होगा। दूसरी बात, अब यहाँ पर जो मेटल है निकिल, क्योंकि कार्बोनिल जो है वो न्यूट्रल होता है, कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं होता, तो निकिल जो है वो भी क्या है? कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब वो कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वहाँ पर s के इलेक्ट्रॉन भी क्या आ जाएंगे? d में आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब निकिल सिंपल एटम है तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d8 4s2, लेकिन जब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स में तो क्योंकि कोई चार्ज नहीं है और d और s मिला के इलेक्ट्रॉन है 10, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी d10, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब ये सिंपल एटम नहीं है, अब ये कॉम्प्लेक्स इसने फॉर्म कर लिया है, तो वहाँ पर इसके कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लीजिए कोई आपको ऐसा एटम आता है जो 3D सीरीज की जगह 4D 5D सीरीज है, तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि D में कितने हैं, S में कितने, क्योंकि कई बार क्या होता है S2 की जगह इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाते हैं D में, तो S में या तो 1 हो जाते हैं या 0 हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स में आपको फिर सारे इलेक्ट्रॉन 10 में D में ही काउंट करने होते हैं। तो देखिए निकिल हो गया D8। अब सिंपल सी बात ये है कि D8 जो है D10 हो गया। अब देखिए जैसे ये D10 हुआ तो D10 का मतलब कोई स्पेस नहीं है, ये मैंने कह दिया 3D, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए इसमें। अब यहाँ पर पूरा D जो है 3D सबशेल, वो पूरा का पूरा फील्ड है, वहाँ पर कोई जगह नहीं है, तो पेयरिंग करवाना नहीं करवाना इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है जब D खाली नहीं है। तो अब नेचुरल सी बात है ये वाला D काम में नहीं आ सकता, तो क्या काम में आएगा? 4s और 4p, ठीक है भाई। यहाँ पर पेयरिंग कराने के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पूरा फील्ड है, तो ये आपके क्या हो जाएगा? sp3। तो अब देखिए यहाँ पर जो लिगेंड था वो क्या था? स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी हाइब्रिडेशन जो है dsp2 नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप केवल ये रटेंगे कि ये लिगेंड वीक है या ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो आपके सारे आंसर सही हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ सही भी आ सकते हैं और कुछ गलत भी आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद ये क्या आ गया? sp3। तो अब देखिए sp3 हाइब्रिडेशन आ गया है, तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी sp3 की स्ट्रक्चर क्या होती है? टेट्राहेड्रल। क्या होती है? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुष्फलकी। अब देखिए चतुष्फलकी क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। चतुष्फलकी को हिंदी में कहते हैं टेट्राहेड्रल, मतलब 4 फलक वाला। फलक का मतलब होता है सरफेस। तो देखिए कैसे होता है ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। तो जब आप देखेंगे 4 बॉन्ड जो हैं वो ऐसे हैं और उनके बीच में जो एंगल है वो है 109 डिग्री 28 मिनट का। कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसको आप चतुष्फलकी क्यों कह रहे हो कि जब आप इसको कवर करोगे या इसको आप पैक करोगे, करने की कोशिश करोगे, जैसे कागज़ से रैप करोगे या पन्नी से, तो आप देखोगे कि ये एक सरफेस हो गई,
ये दूसरी सरफेस हो गई, ये तीसरी सरफेस हो गई और ये चौथी सरफेस हो गई। तो 4 सरफेस हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल कहते हैं। और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट आइडियल टेट्राहेड्रल की कंडीशन की अगर हम बात करें। तो देखिए sp3 हाइब्रिडेशन हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। इसके बाद आप देखोगे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 0। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होने की वजह से क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है। और क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए ये आपके जो एग्जाम्पल हैं, इसको आप सिस्टमेटिक सॉल्व करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए एग्जाम्पल की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, 2 में एक साथ लिख देता हूँ ताकि आपको कंपैरिजन हो जाएगा, ठीक है। 2 एग्जाम्पल में एक साथ लिख देता हूँ। FeCN6 4 माइनस, FeCl6 4 माइनस, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए कुछ चीज़ें कॉमन है। क्या कॉमन है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है। दोनों में क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है तो हाइब्रिडेशन या तो होता है sp3d2 या d2sp3, ठीक है। अब हम इसको सिस्टमेटिक एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर आयरन की बात करूं तो यहाँ पर आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2+ है। क्या है, 2+ है। क्यों, क्योंकि ये x है, ये -6 हो गया इक्वल्स टू -4 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो +2 की बात करें तो आयरन +2 जो है, तो देखिए आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, कॉन्फिगरेशन होता है D6S2। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये हो गया 3D6, ये इसकी कॉन्फिगरेशन होगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, बाद में उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये आपने मेटल सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद जो है आप फ्लो चार्ट फॉलो करेंगे। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले मेटल कौन सा है, 3D का। उसके बाद फ्लो चार्ट आपने चेक करा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +2 आ रही है। क्योंकि देखो हमने क्या कहा था, 4D 5D है तो पेयरिंग करवा देंगे अगर कोई फ़ायदा हो रहा है तो। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं कि अगर 4 है तो पेयरिंग करवा देंगे, फ़ायदा हो रहा है तो। फ़ायदे का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 से कम है, फिर उसके बाद हम चेक करते हैं लिगेंड। लिगेंड क्या है, Cn-, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग है, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आप पेयरिंग करवा दोगे अगर फ़ायदा हो रहा है तो। तो देखिए यहाँ पर आप पेयरिंग करवाओगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की, तो अब आप क्या देखोगे कि D6 है, पेयरिंग करवानी है। अब देखिए यहाँ पर आप पेयरिंग करवाने के बाद आपको कितने D चाहिए, 2। मतलब पेयरिंग करवाने के बाद अगर आपको 2D मिलते हैं तो आप पेयरिंग करवाओ, वरना मत कराओ। अब देखिए यहाँ पर आप D6 कॉन्फ़िगरेशन को जब आप देखोगे तो पेयरिंग करवाओगे अगर आप D6 कॉन्फ़िगरेशन की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो आपको 2D खाली मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, 2D आपको खाली मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी 3D हो गया, ठीक है। ये 4s, ये 4p, तो ये आपके हो जाएगा D2sp3, ठीक है। 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए यहाँ पर हम अगर इसको कंपेयर करें sp3d2 और D2sp3 को, तो देखिए उसमें फ़र्क क्या है। यहाँ पर ये जो D2sp3 है, ये वाला क्या हो गया, D2sp3। तो आपने ये देखा कि D2sp3 जब अंदर वाला D काम आता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। तो जब पेयरिंग करेंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, चलो मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इनमें दोनों में हम 2-3 नाम और काम में लेते हैं। देखो इसको हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर का डी काम में आ रहा है। इसको हम कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन ने पेयर कर लिया, तो इसकी जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, कम हो गए। यहाँ पर इसको हम कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, तो इसको हम कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स।
बात समझ में आ रही है। एक चीज़ और है, यहाँ पर इसने पेयरिंग कर ली तो इसको हम कहते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। थोड़ी राइटिंग छोटी हो गई है, मैं बोल रहा हूँ उससे आप थोड़ा और देख लेना। और ये हो जाएगा स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। मतलब यहाँ तो आपने इलेक्ट्रॉन पेयर्ड करा दिए तो ये स्पिन पेयर्ड हो गया। तो देखिए आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख रहा है D2sp3 अंदर वाला D है तो ये हो जाएगा इनर ऑर्बिटल, sp3d2 बाहर वाला D है तो ये हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल। अब नेचुरल सी बात है, जब अंदर वाला D आपको काम में लेना है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा, पेयरिंग करवाओगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो ये हो जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इलेक्ट्रॉन पेयर कराओगे तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया इसका, D2sp3। मैंने आपसे कहा था हाइब्रिडाइजेशन चाहे sp3d2 हो चाहे D2sp3 हो, स्ट्रक्चर फिक्स होगी ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर फिक्स क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये स्क्वायर प्लेनर है, इसमें आपने ये लगा दिया। अब ऑक्टाहेड्रल को हिंदी में कहते हैं अष्टफलकीय, 8 फलक वाला। तो आप देखेंगे कि जब इसको आप पैक करेंगे या सरफेस बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 क्या हो जाएंगी, सरफेस हो जाएंगी। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो देखिए आपकी दो चीज़ आ गई, हाइब्रिडाइजेशन आ गया, स्ट्रक्चर आ गई। इसके बाद आप देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आ गए इसके, 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डायामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा इसका, 0। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ, स्पेस नहीं है। अब देखिए इसमें कुछ पार्ट जो था कॉमन वो हमने लिख दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो पॉसिबिलिटी ये 2 है। ठीक है, इसके बाद आयरन जो है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आप निकालोगे तो सेम टू सेम इधर आएगी, आयरन 2+, यहाँ लिख देता हूँ Fe2+। और आयरन 2+ आएगा तो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी क्या हो जाएगी, 3d6। क्या हो जाएगी, 3d6। अब यहाँ पर फ्लो चार्ट जब आप फॉलो करोगे तो 3d है आयरन, तो हम आगे चेक करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी कितनी आ रही है, +2। उसके बाद आप लिगेंड चेक करोगे, लिगेंड क्या है, Cl-, जो कि क्या है, वीक है, जो कि क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो इसका मतलब क्या है कि हम पेयरिंग नहीं करवाएंगे, जैसा है वैसे के वैसे ही छोड़ देंगे। तो जब आप वैसे के वैसे छोड़ोगे तो देखिए क्या होगा, मैं बना देता हूँ यहाँ पर। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे हो जाएंगे। अब क्योंकि पेयरिंग नहीं होगी तो हम इसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे, तो ये 3d हो गया, ये 4s, ये 4p और ये 4d, तो ये 4s हो जाएगा, ये 4p हो जाएगा और ये 4d हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तो पेयरिंग हो गई थी क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग था, लेकिन यहाँ पर पेयरिंग नहीं हुई, तो ये आपके हो जाएगा sp3d2। क्या हो जाएगा, sp3d2। अब देखिए हमने जो कहा था यहाँ पर बाहर वाला d काम आ रहा है तो आउटर ऑर्बिटल, यहाँ अंदर वाला d काम आ रहा है तो इनर ऑर्बिटल। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो हाई स्पिन, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो लो स्पिन। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर पेयर्ड हो गए तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। तो ये आपके टर्मिनोलॉजी है इसके लिए। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए हाइब्रिडेशन sp3d2 आ गया, फिर मैंने आपसे बता रखा है स्ट्रक्चर दोनों ही केस में क्या होगी, सेम होगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। अब देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 4। नेचर क्या हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक। नेचर क्या हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय। और अगर आप चुंबकीय आघूर्ण निकालोगे मैग्नेटिक मोमेंट तो √n(n+2) का फॉर्मूला होता है। तो देखिए 4 है, 4 और 4+2 तो 6 चौक 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √24 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, अब देखिए 25 का √5 होता है तो ये लगभग 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 4.8 या ऐसे कुछ आता है।
ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि आपके मैग्नेटिक मोमेंट जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन से लगभग एक ज़्यादा आता है। जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है तो लगभग 5 आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो लगभग 4 आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो लगभग 3 आएगा। लेकिन 0 के लिए नहीं है कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो 1 आएगा, ऐसा नहीं है। तो ये आपके बात थी किसकी, कॉम्प्लेक्स की। तो देखिए कोई लिमिट नहीं है कॉम्प्लेक्स की सॉल्व करने की, लेकिन मैं आपको केवल ये समझाना चाह रहा था प्रैक्टिस के माध्यम से कि जो मैंने आपको एक तरीका बताया या ट्रिक बताई है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कंपटीशन में कई बार आ चुका है, बड़े बड़े कंपटीशन में आ चुका है। तो ये आप इसको जब देखेंगे तो देखिए आप जब देखेंगे इसको तो आपको लगेगा बहुत ईजी है, सिंपल सा है, क्योंकि आप क्या चेक करोगे कि लिगेंड कौन सा है। लिगेंड क्या है, फ्लोरीन है। तो लिगेंड फ्लोरीन है तो आपको पता है वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड के हिसाब से आप इसका आंसर निकाल दोगे। लेकिन जब हम इसको सिस्टमेटिक सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हम चेक करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना आ रहा है, 6, ठीक है। इसके बाद जब हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो है sp3d2 या है d2sp3, ये दो पॉसिबिलिटी हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब आप निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो मैं यहाँ बता देता हूँ, निकेल को मैंने मान लिया x, फ्लोरीन कितने 6, तो ये हो जाएगा -6, और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है 2, तो ये हो जाएगा -2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x, ये -6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू +4। ये आपके क्या आ गया, निकेल 4+। अब निकेल 4+ आ गया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। अब देखिए आप जानते हैं कि निकेल की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 3d8 4s2, ठीक है। अब आपने कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 4, तो 2 तो निकल गए s में से और 2 निकल गए d में से, तो ये हो गया आपके 3d6, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको देख लिया। तो देखिए हमने क्या देखा, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक कर लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर में कौन कौन से हाइब्रिडेशन की पॉसिबिलिटी वो देख ली। इसके बाद हमने ये देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख ली ताकि आपको पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। अब देखिए जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था उसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेटल। तो जो निकेल है वो कौन से सीरीज़ में आता है, 3D सीरीज़ में आता है। किस में आता है, 3D सीरीज़ में। फिर हमने चेक किया था कि अगर मेटल 3D है तो हम फर्दर क्या चेक करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है या उससे ज़्यादा है तो हम पेयरिंग करवा सकते हैं। अगर 3 है तो हमको लिगेंड चेक करना है, लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो हमें लिगेंड चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम पेयरिंग करवा सकते हैं अगर फ़ायदा हो रहा है तो। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि +4 है, मतलब पेयरिंग की पॉसिबिलिटी है। तो अब देखिए यहाँ पर D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब फ़ायदे से मैंने आपको बताया था कि आपको अगर पेयरिंग करवा भी दो तो कितने D चाहिए, 2। तो आपको ये देखना है कि पेयरिंग करवाने के बाद 2D मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन की जब आप पेयरिंग कराओगे तो आपको 2D मिल सकते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5 और ये 6, 2D मिल गए। तो ये हो गया 3D, ये 4s और ये हो गया 4p। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, D2sp3। आंसर क्या हो जाएगा, D2sp3। तो देखिए मैंने आपसे बार बार ये चीज़ कही है कि आपको ये नहीं रटना है कि लिगेंड कौन सा है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। आपको सिस्टमेटिक सॉल्व करना है। बात समझ में आ गई। तो देखिए अब आपके हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा, D2sp3, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ये टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मैंने आपको बता दिया ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर क्या होती है। इसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, 0। और मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो क्या है, डायामैग्नेटिक है। मतलब हम कहेंगे इसको प्रतिचुंबकीय। क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय।
तो देखिए पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये तो पहचानने का तरीका है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा और अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। इसको हाँ अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे किसको हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं किसको डायमैग्नेटिक कहते हैं, तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस है और ये हमने मैग्नेटिक लाइंस प्रोवाइड करी, अगर मैग्नेटिक लाइंस जो है रिपेल हो रही है, थोड़ा ऐसे मतलब रिपल्शन हो रहा है, दूर जा रही है, मतलब अगर कोई पदार्थ चुंबकीय बल रेखाएं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस जो होती है, ठीक है, उसको अगर वो रिपल करता है, रिपल्शन करता है, प्रतिकर्षण करता है, तो वो डायामैग्नेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? डायामैग्नेटिक। और अगर कोई उसको आकर्षित करता है तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाता है। ठीक है, अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि डायामैग्नेटिक क्या है और पैरामैग्नेटिक क्या है, कैसे पता लगाएं। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो पैरामैग्नेटिक है और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या है? डायामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन करता है, रोटेट करता है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस करता है। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो देखिए इसकी डायरेक्शन अलग होती है, तो ये कैंसिल आउट कर देता है, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है तो वो कैंसिल आउट नहीं करता है। तो पैरामैग्नेटिक जो है वो चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करते हैं और डायामैग्नेटिक जो है वो चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करते हैं। तो देखिए ये मैंने आपको काफ़ी एग्जाम्पल करा दिए, तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या कर सकते हैं, बुक्स में अगर आपको कोई और एग्जाम्पल मिलते हैं तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।